इंडिया सबसे बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप देखो तो यूरोप में स्पेशली यूके में फिजिकल क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। अभी इधर बहुत ज़्यादा मगिंग हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। कम से कम ऐसी चीज़ें यहाँ तो नहीं हो रही, इंडिया में तो नहीं पॉसिबल है। एक डेडलाइन सेट की है बाय पीएम मोदी कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री होंगे। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई आदमी ये कह रहे हैं कि हम 2047 तक डेवलप हो जाएंगे और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना। पीएम ने उन्होंने बोला कि हमारे देश में सिर्फ 4 जातियाँ हैं, विमेन, यूथ, फार्मर्स और पुअर। हम सिर्फ इन 4 जातियों को समझते हैं, बाकी हम नहीं समझते। ये नेशनल कैरेक्टर का पार्ट है। G20 समिट का भी जो हमारा जो मेन थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक घर है, एक परिवार है। तो इंडिया को भी लोग एज अ कंपटीशन नहीं देख रहे हैं, एज अ कोलैबोरेशन पार्टनर देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। Who do you think can be next PM? बहुत ही पॉपुलर डिमांड पर हम वापस से ये गेस्ट को लेके आए हैं, IAS अभिषेक सर, जिन्होंने लास्ट टाइम हमें बताया था कि एक पब्लिक ऑफिसर होने की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या पर्क्स होते हैं, कैसे वो कंट्री को जानने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में हमने बात करी है कि हिंदुस्तान में अभी चल क्या रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें सुधारना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया हमसे सीख रही है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों के लिए ताकि हम लोग इंडिया में बेटर तरीके से सर्व कर पाएँ, और हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड इंडिया में कौन से टाइप के लीडर्स चलते हैं। अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है ना, तो ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस बारे में बात करी है कि एक लीडर बनने के लिए क्या करेजियस होना ज़रूरी है, कि सॉफ्ट होना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक को पसंद है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक को नहीं पसंद है। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताई है सर ने जो शायद लोगों को अभी तक नहीं पता है कि IAS ऑफिसर की लाइफ में क्या क्या होता है। एन्जॉय द शो। बिफोर यू डू दैट, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड से छोटी छोटी क्लिप्स काट के आपके सामने लाते हैं ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एन्जॉय द शो। तीन न्यू चीफ मिनिस्टर्स बने जहाँ बीजेपी जीती। तो और तीनों के तीनों न्यू फेसेस हैं। तीनों जगह न्यू मिनिस्टर। मध्य प्रदेश मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे बहुत सारे और भी सीनियर लीडर्स हैं, एंड देन देयर इज अ न्यू फेस जिसका मतलब इतना पॉपुलर फेस नहीं था एटलीस्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स, तो पता नहीं चला। सेम इज छत्तीसगढ़ और फिर सेम आपका राजस्थान में तो इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको बनाया। तो ऐसा क्यों? बीजेपी का जो तरीका है ना इलेक्शन लड़ने का, वो ये है कि वो चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं डिक्लेयर करते, पहले कभी नहीं कहते कि इनके फेस पे इलेक्शन हो रहा है। तो बीजेपी एज अ पार्टी कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन लड़ने के बाद उनको जो ठीक लगता है कि मुझे लगता है कि ये लीडर ज़्यादा अच्छे से लीड कर सकेगा, तो वो उनको आगे मौका देते हैं। एक इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप किसी एक लीडर को इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देते हो कि वो ये कह सके कि यार मैंने जीत दिलाई है। तो आप उस तरीके से आप सबको ग्राउंडेड भी रखते हो। तो ये सबको ग्राउंडेड रखने का भी एक तरीका है। तो जैसे आपकी टीम में बहुत ढेर सारे लोग हों और आपने बोला हो कि चलो आप एक काम करो, आप लोग जाओ कि टास्क अचीव करके आओ। सबने जाके मिल करके टास्क अचीव कर लिया। टास्क अचीव करने के बाद आपने बोला कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे की जो टीम है वो ये बंदा लीड करेगा। तो उसमें आप क्या करते हो कि जब वो टास्क अचीव हो रहा होता है तो हर बंदा मोटिवेटेड फील करता है, उसको लगता है शायद मेरे को मौका मिल जाए, शायद मेरे को मौका मिल जाए। अगर आपने पहले से ही ये बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर मैंने कर भी लिया तो भी कल को मेरे को टीम लीड करने का तो मौका मिलेगा नहीं। तो आप एक ये भी मैसेज देते हो कि यार जितने भी लोग हैं, हर बार मैं चूँकि नए लीडर को अपॉइंट करता हूँ तो आप पूरी शिद्दत से काम करो, हो सकता है आपको कल को मौका मिल जाए। पर देन इसमें डाउनसाइड ये नहीं हो सकता कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है तो वो उसके पास, क्योंकि एटलीस्ट जो मूवीज़ में दिखाते हैं, अब रियलिटी में भी थोड़ा बहुत वैसे ही होता है कि एक सीनियर लीडर होता है या स्ट्रॉन्ग लीडर होता है जिनके साथ एटलीस्ट ग्रुप ऑफ MLAs होते हैं, और उनके साथ में होने या ना होने से डिपेंड कर जाता है कि पार्टी टूटेगी या साथ में रहेगी, राइट? बिल्कुल। तो अगर वो
उनको मौका नहीं दिया जाए और वो स्ट्रांग है, हाँ, वो रिबेल कर जाए, वो रिबेल कर जाए, करके तोड़ दें पार्टी, ये बहुत स्ट्रांग चांस है। बट इस स्ट्रांग चांस को कौन ऐसा है जो कि इस स्ट्रांग चांस को होने नहीं देता? वो है मोदी जी की लीडरशिप। तो बीजेपी पूरी तरह से बैंक अपॉन करती है उनकी लीडरशिप के ऊपर कि आप क्या उनके अगेंस्ट में रिबेल करके आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर अपने आप को शो कर सकते हो। तो चूंकि ऐसा कोई है नहीं आज देश में, इस वजह से ये चांस बनता ही नहीं है। ये चांस बाकी पार्टीज में बन जाता है क्योंकि बाकी पार्टीज की उनकी खुद की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जितनी पीछे आप देखोगे कितनी पार्टीज टूटी, उनकी खुद की इतनी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं थी, जो उनका टॉप लीडर था। तो वहाँ पे दूसरे लोगों ने आकर के टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा कि यार हम ज़्यादा अच्छे से आपकी ही पार्टी को चला सकते हैं। फेयर। और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उनको लगा कि हाँ यार आपकी लीडरशिप में ज़्यादा डायनामिज्म है। तो वो तब होगा जब किसी और की लीडरशिप होगी। जब मोदी जी काफ़ी समय बाद, कई सालों बाद हम वो विजुलाइज कर सकते हैं किसी और की लीडरशिप होगी और वो लीडर इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर नीचे टूट जाएंगे फैक्शन। सेम हुआ कांग्रेस में। नेहरू जी के बाद में अलग अलग फैक्शंस बनने शुरू हो गए। लोगों ने सोचा कि हम अब लीडरशिप को चैलेंज कर सकते हैं, हम अपने दम पे ज़्यादा, हमारे अंदर दम है चुनाव जिताने का, हमारे नाम पे ज़्यादा वोट मिलेंगे, हमारे साथ ज़्यादा जनता जुड़ी हुई है। तो उन्होंने तोड़ दी पार्टीज। पहले जब नेहरू जी के टाइम पे नहीं था। वैसे साउथ में ऐसे क्यों हो रहा है कि कांग्रेस इज विनिंग एंड बीजेपी इज नॉट एबल टू विन? साउथ का ना, कर्नाटका और तेलंगाना, इधर दोनों जगह ऐसे ही हुआ। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते। तो आप देखो जो मोदी जी की स्पीचेस हैं, जो भी बीजेपी के टॉप लीडरशिप है, उनकी जो बातें होती हैं ज़्यादातर हिंदी में होती हैं। और साउथ का पूरा जो आप अगर आंध्रा, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये इन जगहों पे हिंदी बोली ही नहीं जाती है। बहुत कम हिंदी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र तक तो बोली जाती है, वहाँ तक तो आप फ्लुएंटली हिंदी समझ सकते हो। तो आइडियाज़ कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, वो कन्वे नहीं कर पा रहे करना क्या चाहते हैं। वो कम्युनिकेशन जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जब आप किसी से संवाद ही नहीं कर सकते हो, बात ही नहीं अपनी कह सकते हो, तो कैसे करोगे? वहाँ पे लीडरशिप पुरानी डेवलप्ड हुई है कांग्रेस के टाइम की। उस टाइम पे वहाँ के लीडर्स ने रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत लीडरशिप स्ट्रॉन्ग कर दी। तो वो लीडर्स आज भी हैं। अब जो नई जो खेप आ रही है कांग्रेस की, वो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं। वो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की वजह से नहीं जीत रहे, वहाँ की लोकल लीडरशिप की वजह से जीत रहे हैं। तो या तो बीजेपी अपनी लोकल लीडरशिप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करे, तो वहाँ पे इस तरह के यंग लीडर्स इमर्ज होंगे जो कि नेटिव लैंग्वेज बोलते होंगे और दे वुड बी इन कॉन्सोनेंस विद लीडरशिप ऑफ दिल्ली। जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो चूंकि वहाँ पे बीजेपी हमेशा से डिमोटिवेटेड थी, चुनाव जीती नहीं थी कभी, तो वो करने में टाइम लग रहा है। अब आपको लगता है फोकस है उधर? काफी फोकस। इनफैक्ट वन ऑफ द स्टेट्स, तो मेरा बैचमेट ही उसने रिजाइन किया है आईपीएस से, वो प्रेसिडेंट है तमिलनाडु का। कौन? के अन्नामलाई। अन्नामलाई आपका बैचमेट है? हाँ, क्या बात कर रहे हो? नाइस। ही इज, you know, I was just asking, this is going to be my next question, कि वो बहुत हीट पकड़ रहे हैं, right? All of a sudden there, उनकी जो स्पीचेस, उनके शॉट्स हर जगह इट्स गेटिंग वायरल। उसने बीजेपी ज्वाइन किया, उसने बोला कि मेरी सिर्फ एक शर्त है कि कोई भी दूसरी पार्टी का बड़ा लीडर किसी भी पॉइंट इन टाइम पे बीजेपी नहीं ज्वाइन करेगा। बीजेपी के जितने भी लीडरशिप डेवलप होगी वो खुद से ग्राउंड लेवल से डेवलप होगी। हम ओरिजिनल लीडर्स पैदा करेंगे बीजेपी के। दूसरी पार्टी के लीडर को, कभी कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर है, एआईडीएमके का लीडर है, बड़ा डीएमके का लीडर है, हम उसको बीजेपी ज्वाइन करा के अपने पास नहीं लेके आएंगे। क्यों ऐसा वो ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक फ्रेश थिंकिंग वाली लीडरशिप डेवलप हो जो कि कमिटेड हो सिर्फ बीजेपी की वैल्यूज से। तो ऐसा नहीं कल तो जी हम एआईडीएमके की हम वैल्यू सिस्टम से हम इत्तेफाक रखते थे, आज हम आपकी वैल्यू सिस्टम से इत्तेफाक रखने लगे। नहीं, तो वो जनता भी देखती है कि यार आप तो सिर्फ ना अपॉर्चुनिस्ट हो। आपको आज लगा कि इनकी सरकार आने वाली तो आप इधर आ गए। तो ही इज वेरी एक्सट्रीमली क्लियर ऑन दैट फ्रंट कि बीजेपी की आज कोई प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे, लेकिन तो भी कहता है कि हम वहाँ पे शुरू करेंगे।
इंटरेस्टिंग. ओके, लेट्स टॉक मोर अबाउट लिटिल मोर अबाउट पॉलिटिक्स. आपने आते से मुझे बताया स्टार्टिंग में कि 2047 का एक डेडलाइन सेट की है बाय पीएम मोदी कि हम 2047 तक हम एक डेवलप्ड कंट्री होंगे. डू यू थिंक सो? 100%. एंड डू यू थिंक ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए? क्योंकि यू नो आई रिमेंबर एक बहुत आइकॉनिक स्पीच है एक यूएस के प्रेसिडेंट की, आई डोंट रिमेंबर हु, आई थिंक इट्स बुश, जहाँ पे वो बोलते हैं कि वी विल रीच मून, और वो पब्लिकली अनाउंस कर देता है और ऐसे नो पोडियम ऐसे ठोक के बोल देते हैं कि हम कर देंगे, और डेडलाइन दे देते हैं कि बाय दिस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे रशिया भी काम कर रहा होता है और अमेरिका भी काम कर रहा होता है. एंड उस टाइम पे रेस होती थी कि सोवियत यूनियन पहले पहुंचाएगा कि अमेरिका पहले पहुंचाएगा, कहीं पे भी स्पेस हो या कोई भी न्यू इनोवेशन. एंड वहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अमेरिका में भी कि हर प्रेसिडेंट डेडलाइन देता है कि ये करना है और कर देंगे. सारी इम्पॉसिबल्स को एक डेडलाइन देके स्टार्ट करते हैं, और आज तक इंडिया में अभी तक ऐसे इम्पॉसिबल्स को डेडलाइन देके काम करना स्टार्ट नहीं किया. एंड इफ़ यू थिंक अबाउट कि आज तक हमें यही बोलते हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है, भारत बढ़ रहा है, भारत का टाइम आ रहा है. किसी भी लीडर ने आके ये नहीं बोला कि इस दिन तक या इस साल तक हम ये कर दिखाएंगे, और ये पहली बार हुआ है. तो जैसे एग्जाम होता है उसमें डेडलाइन सेट हो जाती है, तो आपको उस दिन तक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना ही देना होता है. ये बहुत बड़ी बात है कि एज अ नेशन आप सोचो जो लीडरशिप आज है वो कल रहेगी नहीं रहेगी 25 साल बाद. वेरी वेरी बिग टाइम, तो वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो उतने सालों बाद तक वो लीडरशिप रहेगी या नहीं रहेगी, बावजूद इसके वो लोग हमें एक डेडलाइन दे रहे हैं कि आप तो हम रह ना रहें लेकिन आप डेवलप जरूर हो जाओगे और हम ऐसा कुछ करके जाएंगे. वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा विजन है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं. और ये ना सरकार के लिए नहीं है, ये देश के लिए है, देश की जनता के लिए है. तो मैं सुन रहा था मोदी जी की स्पीच, और पहली बार ऐसा एक तो ना क्या है, लोग ना बहुत पॉलिटिकली सोचने लगे हैं आजकल. वो देखते हैं कि नहीं यार ये चीज़ है, अच्छा इन्होंने बोली है तो अब हम इसको हम अपोज करेंगे. मैं देखता हूँ कि एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई आदमी ये कह रहे हैं कि हम 2047 तक डेवलप हो जाएंगे, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना, एक नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करना, वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है. वो ये नहीं कहते कि यार हम डेवलप करके दे देंगे, वो कह रहे हैं कि आप लोग को डेवलप करना है, और आप लोग जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आप अपना कैरेक्टर डेवलप करोगे इस तरीके से, तभी आप डेवलप हो सकोगे. तो और उन्होंने कितनी छोटी छोटी एग्जांपल दी है. उन्होंने बोला कि आप रेड लाइट पे खड़े हो तो आप खुद वहां पर खड़े रहोगे जब तक रेड लाइट रहेगी. आप रेड लाइट जंप करने की कोशिश नहीं करोगे. ये नेशनल कैरेक्टर का पार्ट है. आप गंदगी नहीं फैलाओगे, आप लड़ाई नहीं करोगे, सरकार की प्रॉपर्टीज़ का, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का आप मिसयूज़ नहीं करोगे, उसको तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं. अगर मान लो आप गुस्सा हो किसी बात पे, गवर्नमेंट से गुस्सा हो कि यार मेरे को ये पॉलिसी नहीं पसंद आई आपकी, मेरे को इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है, तो आप जाके बसेस नहीं फूंक दोगे, आप पुलिस स्टेशन में जाके तोड़फोड़ नहीं करोगे, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है. तो उस तरीके का नेशनल कैरेक्टर बिल्ड करना है, तभी आपके आसपास वाले लोग देखेंगे. सोशल प्रेशर इस तरीके का क्रिएट करना है कि यार हमें 2047 तक डेवलप होना है. जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो कोई गेस्ट आने वाला होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं आज अच्छे से कपड़े पहनना, आज अंकल आएंगे तुम लोग अच्छे से बिहेव करना, वहाँ पे लड़ाई मत करना सबके सामने. तो ये उस तरीके का है. अभी बहुत अच्छी बात कही पीएम ने. उन्होंने बोला कि हमारे देश में सिर्फ 4 जातियाँ हैं, हम बाकी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते. हम कहते हैं कि 4 जातियाँ हैं जिसमें विमेन, यूथ, फार्मर्स और पुअर, ये 4 जातियाँ हैं. हम सिर्फ इन 4 जातियों को समझते हैं, बाकी हम नहीं समझते. हम ना रिलीजन समझते हैं, हम ना कास्ट समझते हैं. ये कितनी बड़ी बात है. कोई भी अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट 2 तरीके से यूजुअल एकदम लार्जर सेंटिमेंट में देखोगे 2 तरीके से काम करती है. एक तो ग्राउंड लेवल पे लोगों की हेल्प करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, कंट्री को ओवरऑल डेवलप करके आगे लेके जाती है. एंड दूसरा है जो सॉफ्ट पावर में हेल्प करती है. सॉफ्ट पावर इसकी नैरेटिव और सेंटिमेंट बनाने में हेल्प करती है, जो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, राइट. और अभी भी आप बात कर रहे थे कि जो हमारे पीएम का 2047 विजन है डेवलप कंट्री का, वो सिर्फ एक ऐसे विजन या ऐसे गोल बनाना नहीं है. उसके बाद उन्होंने नेशनल कैरेक्टर की बात करी. तो हर जगह ये सेंटिमेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से
कुछ हो रहा है और नहीं हो रहा हो, लार्जर पब्लिक को लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि सब आसपास बातें वैसी करने लग जाते हैं, राइट? अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बहुत लोग देखते भी नहीं है, पता भी नहीं होता है। कौन जाके एक्चुअल टैली कर रहा है कि पहले कितनी रोड बनी थी, अब कितनी रोड बनी है, पहले कितने लाइट्स आती थी, अब नहीं आती, राइट? जो हमें दिखाया जाता है हम वो मान लेते हैं, नॉर्मल लोगों की बात करो। तो डू यू थिंक कि इन सब चीज़ों की वजह से जो सॉफ्ट पावर कंट्रोल है, जो थोड़ा इनका इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, या लोगों को एक विश्वास दिलाने का तरीका है, अच्छी बातें करके, अच्छी स्पीचेस देके, अच्छे सेंटिमेंट बना के, इसकी वजह से जो करंट लीडरशिप है ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, आने वाले 15-20 साल तक? और आई थिंक ये ना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप देखो तो इतने ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स वो लोग क्यों सुनना चाहते हैं, इतनी ढेर सारी मोटिवेशनल लाइंस क्यों बनती हैं? आर्मी में आप स्पेशली देखोगे कि बहुत ढेर सारी मोटिवेशनल लाइंस बोली जाती हैं। विक्की कौशल का वो डायलॉग कितना फेमस हुआ था, हाउस द जोश। तो इंसान तो वही है, सेना भी वही है, इक्विपमेंट्स भी उनके पास वही हैं, वेपन्स भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो ऐसा क्या चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आप ओवर अचीव कर रहे हो? ऐसा कुछ तो हो रहा है। जब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बोला कि आपको जाइए और सीता माता का पता लगा के आना है आपको, और आपको लंका जाना है, तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है भगवान, आपने मुझे कहा है तो मैं चला जाता हूँ। तो हनुमान जी गए, और जब उन्होंने जाकर के समुंदर के किनारे पहुँचे और जब देखा कि इस समुंदर को पार करके मुझे जाना है लंका में, इस समुंदर के उस पार लंका है, तो उनको समझ नहीं आया कि मैं कैसे पार करूँगा। तो परेशान हो गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं वापस जा कर के भगवान राम से तो ये कह नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं है समुंदर पार करना, और नहीं पार करूँगा तो क्या होगा। वो मेरे पे इतना विश्वास करके बैठे हैं, तो परेशान होकर के समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो जामवंत आए, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि ऐसी सी प्रॉब्लम है। तो कहते अरे इसमें तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है? कहते मेरे अंदर? कहते मेरे अंदर क्या पावर है, मैं कैसे? बोले अरे जब तुम छोटे थे तो तुम तो सूर्य भगवान को निकल गए थे, तो उनको खा गए थे। सारे देवता आए और उन्होंने बोलना शुरू किया कि भगवान प्लीज इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, सृष्टि कैसे चलेगी। कहते क्या बात करते हो, मैंने किया था। बोले अरे तुम पवन सुत हो, पवन पुत्र हो, तुम जहाँ चाहे उड़ के चले जा सकते हो। इतना उन्होंने उनको भर दिया, तो एकदम से ऐसे हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, बोले आप तुम जैसा भी चाहो रूप बना सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं तुम कितने बलशाली हो। तो इतना वो पंप अप हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या। उसके बाद वो ना सिर्फ लंका गए, उन्होंने जाकर के पूरी लंका फूंक दी, और जाकर के सीता माता को बोला कि ये तो भगवान राम का आदेश नहीं है, वरना आपको तो मैं उठा के लेके चला जाऊँ वापस। सिर्फ बातें, सिर्फ और सिर्फ बातें। तो उन बातों से हनुमान जी भी वही थे, उन बातों के पहले और उन बातों के बाद भी वही थे। फिजिकली तो कोई चेंज नहीं हुआ कि उन्होंने आके कोई इंजेक्शन दिया हो, ये इंजेक्शन तुम्हें बूस्टर दे रहा हूँ। सिर्फ बातें दिमाग में आई और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो अगर ये गवर्नमेंट हमें इस तरीके की बातों से जोश भर देती है, तो वो अपने आप में कम बड़ी चीज़ है। कितनी बड़ी बात है। Who do you think can be next PM after? Okay, give me three. What do you think next? तीन कौन लगते हैं? One would be very difficult because you're at a position I can't ask you. I can ask normal people about it. So नहीं, give me three names which you feel, or who do you want to see it as your? I want to wish to see Modi ji remain as PM as long as possible. और मुझे लगता है जब तक फिजिकली एक्टिव हैं मोदी जी, तब तक मोदी जी विल रिमेन एज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही शुड रिमेन एज द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उनको पब्लिक लाइफ का है, जितना एक्सपीरियंस उनको गवर्नेंस का है, जितना एक्सपीरियंस उनको ह्यूमन सेंटिमेंट्स का है, ह्यूमन वैल्यूज़ का है, और जो विजन है, आई थिंक आप देखो ही अभी भी वर्ल्ड हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिम एज द ग्रेटेस्ट लीडर। अगले कुछ सालों में ही इज ऑलरेडी द मोस्ट पॉपुलर, बट अगले कुछ सालों में उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर पहुंच जाएगी, जैसे जैसे देश तरक्की करेगा हमारा। जो इंडिया की ब्रांड बिल्डिंग जिस तरीके से उन्होंने की है पिछले कुछ सालों में, दैट इज अनपैरेलल्ड। तो जितना ज़्यादा देश को बेनिफिट मिल सके, हम लोगों को एज सिटीजन्स जितना बेनिफिट मिल सके,
उतना अच्छा है। अभी आप देखो पीछे जब G20 समिट का भी जो हमारा जो मेन थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक घर है, एक परिवार है। ये अपने आप में एक थॉट है कि हम किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम सबको एक साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। तो आप अगर सबको एक साथ लेकर के चलना चाह रहे हो तो आप कभी ऐसा नहीं कोशिश करोगे कि यार मैं आपको नीचा दिखाऊं। ये थॉट लेकर के आना, ये थॉट हमेशा से था, बट चूंकि हम में से किसी ने इसको इतना प्रोपोगेट नहीं किया, वो आज प्रोपोगेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इंडिया को भी लोग एज अ कॉम्पिटिशन नहीं देख रहे हैं, एज अ कोलैबोरेशन पार्टनर देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। तो ये तो सर पीएम मोदी की बात होगी, बट मुझे अभी भी नाम नहीं दिया आपने। एक दो नाम, टेल मी 3। ओके, बेटर वुड बी मुझे बताओ कि 3 चीफ मिनिस्टर्स हु यू लाइक करंटली। आई लाइक मैनी चीफ मिनिस्टर्स। अभी योगी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। व्हाई स्पेसिफिकली? गिव मी वन नेम एंड व्हाई, टेल मी व्हाई। अच्छा, सो योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 2 चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी इस्टेब्लिश करी है अपने प्रदेश में। एक तो है नॉन करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑन लॉ एंड ऑर्डर। 2 चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने भी अपने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करी है गवर्नेंस की। असम में जो गवर्नेंस था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था उनके पहले, तो गवर्नेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। ऑब्वियसली नॉन करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर पे उनका भी जोर है। डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। देवेंद्र फडणवीस जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दो इज़ नॉट द चीफ मिनिस्टर एट प्रेजेंट, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। Do you think he'll go to center? I mean, I don't know, वो it all depends कि political leadership, top leadership क्या डिसाइड करती है। एकनाथ शिंदे जी से मेरा बहुत क्लोज रिश्ता है, तो उनका नाम मैं लास्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा बायस ना लगे। तो उनको मैंने बहुत करीब से जाना है। सबसे अच्छी बात जो मैंने उनसे सीखी है वो ये है कि जनता से इतना ज़्यादा मिलने वाला चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं देखा है, जो जिसके दरवाजे ही घर के हमेशा खुले हों। और एक बार की बात है कि हम लोग जा रहे थे, वर्षा से बाहर निकल रहे थे, और एक कोई बूढ़ी लेडी थी, वो खड़ी थी वहाँ पे। तो सीएम साहब ने गाड़ी रुकवाई और पूछा कि भाई आप किस लिए आए हो? तो बोले कि वो किसी बहुत 200-300 किलोमीटर दूर से आई थी, बॉम्बे से। तो बोले कि वहाँ पे एसडीएम मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसके लिए मैं शिकायत करने आई हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप वहाँ पे उनको फ़ोन करके बोले कि मेरी बात सुन लें। तो कहते हैं ठीक है मैं बोल दूँगा अम्मा, लेकिन आप ये बताओ कि आप इतना दूर से चल के चली आई और यहाँ पे कहाँ रुकी हो, किससे मिलने, मतलब किस कॉन्फिडेंस से आप आए हो कि सीएम आपसे मिल ही लेंगे? तो वो कहती कि अरे आप दिन रात तो बोलते रहते हो कि वर्षा खुला है, वर्षा खुला हुआ है, 24/7 खुला है आप लोगों के लिए, तो आपकी बात सुन करके आए हैं। एंड ही फेल्ट सो हैप्पी अबाउट इट कि एक्चुअली लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है कि इतने दूर से चल करके चले आ रहे हैं, इतनी ओल्ड लेडी, सिर्फ इस कॉन्फिडेंस पे कि उन्होंने बोला हुआ है कि भाई वर्षा खुला हुआ है सभी लोगों के लिए, 24 घंटे आप आ सकते हो वहाँ पे। तो कॉन्वर्सेशन टर्न है कि लास्ट टाइम जब आप आए थे और अब आ जाए हो, तब से लेके अभी तक क्या चेंज हुआ, क्या न्यू चीज़ें आई, क्या चेंज हुआ, क्या चल रहा है? टेल अस। मुझे ऐसा लगता है कि चेंज इन द सेंस कि थोड़ा लोगों में मेरे प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ गई है आपके पॉडकास्ट के बाद। नहीं जनरली आप पब्लिक फिगर बन गए हो बहुत स्ट्रॉन्ग। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माय लाइफ, और तब से बहुत ढेर सारे इंटरव्यूज़ दे दिए, बहुत ढेर सारे पॉडकास्ट दे दिए, एक बहुत बड़ी आई कैन से कि बहुत ढेर सारी रिक्वेस्ट आने लगी उसके बाद से। दिस वर्ल्ड वॉज एंटायरली न्यू टू मी, तो वो चेंज हो गया, तो बहुत विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है मेरी ऑनलाइन, और फिर मैंने रिजाइन कर दिया, वो चेंज हो गया। आप बोल के गए थे पॉडकास्ट पे कि हो सकता है आप कर दोगे, थिंकिंग, एंड देन आपने रिजाइन कर दिया। तो क्यों किया? व्हाट्स नेक्स्ट?
आई थिंक एक उसका एक फेज था ये सब काम करने का, लाइक आई हैड सेड कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्टेड टू मी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स को जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट करना चाहती है वैसे ही प्रोजेक्ट हों। और चूंकि मेरी खुद की जागीर नहीं है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो मुझे जो भी करना चाहिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करना चाहिए। एंड सिंस आई एम इनक्लाइंड टुवर्ड्स डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स along with being in public life, being in social service, तो आप सोशल सर्विस तो और भी तरीक़ों से कर सकते हो गवर्नमेंट में रहने के अलावा भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसके साथ में बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत ढेर सारा गवर्नमेंट भी अनकंफर्टेबल हो रही है। लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपके ऑफिसर डांस कर रहे हैं, सनी लियोनी के साथ डांस कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का क्या व्यू है? तो गवर्नमेंट ने तो रिक्रूट किया है आपको सिर्फ सुबह से शाम तक काम करने के लिए। उन्होंने तो आपको रिक्रूट नहीं किया है कि आप आकर के रील्स भी बनाएं और डांस भी करें। तो मुझे लगा कि ठीक है, फेयर इनफ। सो चूँकि ये मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में आगे, तो ये अनकम्फर्टेबल पोजीशन छोड़ करके, जिससे किसी को भी अनकम्फर्टेबल मैं ना फील करूं, और अब जो भी करना है वो पर्सनल कैपेसिटी में करूं। तो मेरे को बताओ, अर्ली डेज ऑफ जब आपने सर्विस ज्वाइन करी तब आप कैसे थे? क्या चेंज आज के अभिषेक में और लास्ट जो अभिषेक था जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनमें क्या डिफरेंस है? सी मैं जब शुरू में ज्वाइन किया था, मेरा नोशन एकदम ऐसा था कि अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई काम दे दिया है तो वो काम चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो काम होना ही होना है। और इट डजेंट मैटर कि आप क्या अप्रोच अपनाते हो। तो एक बार की बात है, मैं मथुरा में पोस्टेड था, और उस दिन हमारे डीएम साहब ने कहा, मैं एसडीएम था वहाँ पे, तो बरसाने में बहुत अच्छी होली होती है वहाँ पे, होली बहुत पॉपुलर है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे लोग जानते हैं। तो उस दिन कई ऑफिसर्स आने वाले थे और फॉरेन से भी 1-2 डेलीगेट्स आए थे वो होली देखने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आज सब लोग आ रहे हैं, तो आज आप देखिएगा कि थोड़ी आपकी व्यवस्था अच्छी रहे और हुड़दंग ना हो, लोग बदतमीजी ना करें किसी के साथ में। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग चल रहे थे और डीएम साहब चल रहे थे, उनकी वाइफ चल रही थी, हम सब लोग चल रहे थे। और वहाँ पे ऐसे क्या है, पतली पतली गलियाँ हैं और सब लोग, कोई ऊपर से रंग फेंकता है, कोई कहीं से कैसे करता है। वृंदावन में? हाँ, बरसाने में। तो पास में ही वृंदावन के। तो सब लोग ऐसे कोई रंग खेल रहा था, तो मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ से डेलीगेट्स गुजरेंगे तो आप लोग उनके ऊपर मत फेंकिएगा, आप लोग आपस में खेलिएगा, बट उनके ऊपर नहीं फेंकिएगा, क्योंकि हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो इस चीज़ से। तो ये हमने उनको सबको बता दिया था, तो सब लोग समझ गए थे। अब इतनी देर में क्या हुआ कि हम लोग चल रहे थे, इतनी देर में डीएम साहब की वाइफ चल रही थी मेरे सामने, तो किसी ने ऐसे करके फेंक दिया उनके ऊपर रंग, और रंग जैसे ही फेंका, पूरा वाइट कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था, पूरा वो ऊपर से नीचे तक ड्रेंच हो गई। अब ये जैसे ही हुआ, इतनी देर में इमीडिएटली मैं पीछे पलटा और मैंने उस आदमी को पकड़ा और उससे ऐसे उठा करके पटका नीचे में, और 2 बंदे उसके साथ में और थे, उनको ऐसे उठाया। अब ये पूरा मीडिया में कैप्चर हो गया। तो ये हो करके और मैं उनको पीटने लगा, तो सब लोग बोले अरे 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 अरे। तो अब मुझे इतना ये नहीं पता था कि भाई ये चीज़ मीडिया में जाके बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। मैं तो इस हिसाब से कर रहा था कि भाई अगर मैं इसको पीटूंगा तो बाकी लोग डर जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसा नहीं करेगा। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है। इतने लोग बाहर से आए हैं, इतने डेलीगेट्स आए हैं, तो उनको हमें अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाना है। तो मैं इनको पीट के बताया कि ये कोई तरीका है करने का, बाहर से लोग आ रहे हैं और तुम ये बिहेवियर दिखा रहे हो। तो मैंने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा किया, बट सबकी नज़र में मैं सबसे ज़्यादा बुरा बन गया कि यार सबसे ज़्यादा बदतमीज़ तो ये है कि इसको नहीं पता कि आज बिहेव कैसे करना है और इसने भरी मीडिया के सामने ये कर दिया और इतना बड़ा इशू बन गया है कि भाई आज आपके यहाँ लोग आ रहे हैं और आपका आईएएस ऑफिसर, यंग आईएएस ऑफिसर, वो लोगों को पीट रहा है ऐसे मीडिया के सामने। तो मुझे वो उल्टा पड़ गया कि हाँ, आपका ज़्यादा नाम। हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं आता था। शुरू में मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था
कि अच्छा भी ऐसे करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए ऐसे करना ही करना है। मतलब एक ही लकीर है, देयर वाज नो डिप्लोमेसी इन योर नॉट थॉट प्रोसेस कि अच्छा इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये है तो बस यही है थिन लाइन। मैंने गवर्नमेंट तो खुश होगी ना कि आपने एकदम बेस्ट बिहेवियर करवाया लोगों से, और उसके बाद हुआ वैसे ही, उसके बाद किसी ने रंग फेंका नहीं। क्यों फेंकेगा कोई? तो ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए कि एक ही इंसिडेंट में आप? बहुत हुए ऐसे तो, बहुत ढेर सारे हुए हैं। और कौन सा इंसिडेंट हुआ कोई बताओ जिसमें? एक बार ऐसे हुआ था, मैं दिल्ली में था, तो आई वॉज कलेक्टर इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें बहुत इशू हुआ था। तो मैं बैठा हुआ था और मुझे किसी ने आके ऑफिस में बोला कि सर एक बंदा है जो कि गवर्नमेंट की लैंड को इनक्रोच कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपने एसडीएम को भेजा कि मैंने कहा जाओ देख कर के आओ कि क्या हुआ। तो वो गया देखने, फिर वापस आया रोते हुए, कहता है कि सर मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई, उस बंदे ने मुझे बहुत जलील किया। मैंने कहा क्यों? एनक्रोचमेंट वाले ने, और मुझे भगा दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने क्यों? कहता सर वो गुंडा है और उसने ऐसे ऐसे कर दिया। एनक्रोचमेंट मतलब कब्जा ना? कब्जा हाँ। तो एनक्रोचमेंट मतलब आप कब्जा कर लेते हो, गवर्नमेंट की खाली लैंड पड़ी होती है, कई बार उसमें बाउंड्री नहीं हुई होती, तो आपको लगता है कि आप धीरे धीरे थोड़ी बहुत झुग्गी झोपड़ी आपने बना ली, कभी स्टॉल्स बना लिए, कभी कोई मंदिर बना दिया वहाँ पे, कभी 3-4 कमरों के कुछ बना दिए कि गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे, इस तरह का विंटर शेल्टर बना दिया, इस तरह से करके कर लेते हैं। तो उसने भी इस तरह से किया हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि अब एक काम करो, तुम वहाँ पे FIR दर्ज कराओ इसके खिलाफ, और इसके खिलाफ मैं एक्शन लेता हूँ। तो कहता ठीक है सर। फिर ये मेरे को बोलता है थोड़ी देर बाद कि सर अब इसको रहने दीजिए। मैं क्यों रहने दो? कहता सर वो बहुत पावरफुल है और मैं FIR वगैरह कराऊंगा, फिर मैं तो कुछ दिन बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे बार बार आना पड़ेगा, कोर्ट में पेशी करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं ये कोई तरीका नहीं है, तुम FIR कराओ। तुमने फिर मेरे सामने क्यों आकर के रोए? या तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए था। भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं अपहोल्ड कर रहा हूँ, अब तुम खुद ही पीछे हट रहे हो। तो मैं उसको प्रेशराइज कर दिया कि तुम्हें FIR करानी है। उसने FIR करा दी। FIR कराने के बाद हमारी एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है जिसमें हम टेकअप करते हैं कि ये मैटर्स हैं और इनको अब हम डिमोलिश करेंगे इन स्ट्रक्चर्स को। तो हमने उसको टेकअप कर लिया, फिर हमने पुलिस बुला ली, पैरामिलिट्री बुला ली, उसको करके हमने पूरा एरिया वो खाली करा दिया। और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था और वहाँ पे मंदिर भी बना रखा था, मस्जिद भी बना रखा था, तो वो हिंदूज भी अगेंस्ट थे, मुस्लिम्स भी अगेंस्ट थे। उसने ऐसा कोशिश की कि सब ऐसा कर दे। और बहुत पावरफुल गुंडा था। हाँ, बहुत पावरफुल गुंडा था। वो हमने करा दिया। तो बाद में हमें पता चला कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था कि जी आप इस पर कुछ नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट इस स्ट्रक्चर को कुछ कर सकती है, ना प्राइवेट पार्टी इस स्ट्रक्चर पे कुछ कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था। तो वो बंदा चला गया वहाँ पे कि जी इन्होंने तो देखो ये यंग ऑफिसर हैं, इन्होंने तो आपके खिलाफ ही ऐसा कर दिया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को जज साहब ने बहुत डांटा कि भाई आप ऑफिसर होकर के इस तरह से कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल। और उसमें कमाल की बात यह है कि जो मेरा SDM है वो जाके कहता है कि सर मैं तो खुद ही मना कर रहा था, इन्होंने तो ज़बरदस्ती कर दिया, और ये तो इन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि ज़बरदस्ती FIR करा दी। मैंने सोचा यार कमाल की बात है, पूरा जो ये इंसिडेंट जो शुरू हुआ वो इसलिए हुआ कि मुझे लगा कि यार ये मेरा जूनियर है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, मेरे रहते इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए तो मैं इस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं हूँ। मैंने उसके लिए इतना बड़ा एक्शन लिया, और ऑफ कोर्स इस लार्जर इंटरेस्ट में कि भाई चलो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, बट मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आया और मैं अकेला खड़ा होकर वहाँ पे डांट सुन रहा हूँ। फिर खैर जैसे तैसे मैंने वो स्टे खाली कराया, वो वेकेट कराया, और इवेंचुअली जो फैसला था वो गवर्नमेंट के हक में ही हुआ, और वो लैंड आज भी वहाँ पे बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट ने कॉलेज बना दिया अब। बट इस प्रोसेस में मैंने ये सीखा कि आपको ना बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और आप जिसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो वो बंदा भी आपके अगेंस्ट जा सकता है। डू यू थिंक ये लार्जर प्रॉब्लम है लोगों की कि लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में करेजियस नहीं रहते? मतलब एकदम आई थिंक ओवरऑल लार्जर सेंटिमेंट है कि लोगों को ना डर लगता है बहुत चीज़ों से, तो पहले तो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, और फिर अगर कोई दूसरा उनके लिए स्टैंड ले रहा भी होता है तो वो स्टार्टिंग में एक्साइटेड होते हैं, बट बाद में वो डर जाते हैं कि यार नहीं मैं तो नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं फंसना चाहता इसमें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोग करेजियस नहीं होते, बहादुरी नहीं दिखाते, अपने खुद के राइट्स के लिए खुद ही स्टैंड नहीं लेते। अब अभी जैसे रिसेंट एग्जांपल है, आपने देखा होगा वो नाना पाटेकर जी ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया था। उसमें मैंने आपका वीडियो देखा।
क्या था वो सीन पूरा, प्लीज मुझे समझाओगे क्या हुआ? तो सीन ये था कि नाना पाटेकर जी एक फिल्म शूट कर रहे थे यूपी में, और एक लड़का पीछे से आता है, उनकी सेल्फी लेने की कोशिश करता है और वो उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ मारने के बाद वो कोई बंदा पीछे से ये शूट कर रहा होता पूरा सीक्वेंस, तो कोई नाना पाटेकर जी को शूट कर रहा होगा कि भाई नाना पाटेकर जी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। इतनी देर में कोई पीछे से आ रहा है, वो सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया। अब ये पूरा इंसिडेंट किसी और के वीडियो में किसी और के ने कैप्चर कर लिया, उसने कहीं पोस्ट कर दिया और ये वायरल हो गया हर जगह कि नाना पाटेकर जी ने थप्पड़ मार दिया सेल्फी जो खींचने आ रहा था। तो अब जब ये वायरल हो गया तो ये जो बंदा था, ये कहीं से इसने मेरे को अप्रोच किया कि जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया और मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई है और पूरी दुनिया मुझे देख रही थप्पड़ खाते हुए, तो प्लीज़ आप कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है। इसी बीच नाना पाटेकर जी ने एक बयान दे दिया कि भाई माफ़ी मांग ली पब्लिकली कि भाई अगर किसी की को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, इससे क्या होता है कि इन्होंने माफ़ी मांग ली, मुझे तो इनके खिलाफ एक्शन लेना है और सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया मुझे थप्पड़ खाते हुए देख रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलो मैं लीगल एक्शन ले लेता हूँ, मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ। तो जब ये बात हुई कि हाँ चलो अब FIR दर्ज करानी है, तो मैंने अपने बंदों को भेजा कि भाई आप इनको लेकर के जाओ। तो वो कहता है कि नहीं जी अब तो मुझे नहीं करानी। क्यों? मैंने क्यों नहीं करानी? कहता वो नाना पाटेकर जी आए और मेरी फैमिली से, मेरे मम्मी पापा से, उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली और अच्छा वो घर आए? हाँ वो घर आए, मुझे नहीं करानी। तो मैंने कहा तो तुमने तो इतना मुझे बोला, ये तो पहले भी हुआ था, उन्होंने पहले भी माफ़ी मांगी थी। कहता नहीं जी पहले तो क्या है कि टीवी में माफ़ी मांगी थी ना, तो अब तो घर आ करके माफ़ी मांग ली, तो अब वो अलग हो गया है। तो मैंने चलो अच्छा है। तो क्या है कि लोग ना, चूंकि उसको ऐसा लगा कि नाना पाटेकर बहुत बड़े आदमी है, अगर मैं उनके खिलाफ एक्शन लेता हूँ तो कल को मुझे भी कुछ हार्म हो सकता है। भले ही कई लोग उनके साथ में खड़े हैं, उस लड़के के साथ में मैं खड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसको लगता है, उसके घर वाले उसको समझाए कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके साथ आप भिड़ोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, बहुत बड़े आदमी है। इस वजह से वो डर गया। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस वजह से डर जाते हैं। हालांकि पर्सनली आई फील कि भाई जो चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएं वो अच्छा है, और अच्छी बात है कि इसके बाद जब उनको पता चला कि भाई उनके खिलाफ FIR हो जाएगी, तो वो घर आकर के उन्होंने माफ़ी मांग ली। उनके मम्मी पापा का आके वो बता रहा था कि उनके पैर छू करके माफ़ी मांगी और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो जितनी चीज़ें एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएं वो अच्छा है। बट यू थिंक दैट इन फ्रंट ऑफ लॉ everybody is same, or do you think that law favors a wealthy person more or a powerful person more? A powerful तो क्या, a resourceful person, yes, I would say कि 100% वो bias रहेगा ही रहेगा until unless computers take over करें। तो तब तक जब तक human beings हैं वो bias तो रहेगा, वो element of bias। but वो element of bias किन चीज़ों में रहेगा वो धीरे धीरे काफ़ी चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे क्राइम की बात कर रहे हो कि फिज़िकल क्राइम्स, जैसे मर्डर हो गया, किसी को हार्म पहुंचाना हो गया, इस तरीके के जो क्राइम्स हैं उसमें अब देयर इज़ नो टॉलरेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें पावरफुल लोग भी इफ दे आर गिल्टी देन दे आर गिल्टी, हेल्ड पनिशेबल 100%। अब जो लीवरेज है वो इन फाइनेंशियल क्राइम्स में हो सकता है, उसमें इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से की जा सकती है। जो बाकी पॉलिसीज़ में हो सकता है, बाकी चीज़ों में हो सकता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं, तो वो 100% गलत हैं, वो एंटायरली ब्लैक के कैटेगरी में आती हैं। तो उसमें देयर इज़ नो स्कोप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसमें कर ही नहीं सकते। और वो इस वजह से भी है क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, वी हैव सो मेनी टूल्स अवेलेबल, जिससे कि आप सोसाइटी में उस आइडिया को प्रोपोगेट कर सकते हो। तो वो आकर के प्रेशर बनाता है। तो इससे मेरे क्वेश्चन पूछना है, अपन यूपी की बात करते हैं थोड़ी, ठीक है, बिकॉज आप वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो, आप यूपी से ही हो, इलाहाबाद से हो ना?
जौनपुर। इलाहाबाद में मैं पला पढ़ा हूँ, बॉयज़ हाई स्कूल करके, वहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी भी पढ़े हैं। अच्छा, तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है। बट आप जौनपुर के बट हाँ, रहने वाले जौनपुर के। हाँ, तो आप जौनपुर के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश में। एंड जो हम सीरीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ पर तो इनफैक्ट अभी कल परसों मैं कोई सीरीज़ देख रहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, उसमें बोलते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ती जो चीज़ होती है वो लाइफ, रेलवे मैन का शायद ये डायलॉग था, राइट? नॉट यूपी, दिस इज भोपाल। तो उसमें आता है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे सस्ता कुछ मिलता है तो वो आम इंसान की ज़िंदगी है, राइट? और ये सीरीज़ और शोज़ में बार बार दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं, स्पेसिफिकली क्राइम बेस्ड सीरीज़ में। तो आपको लगता है कि ये रियलिटी है? सही है, 100%, 100% सही है। और ये इसकी वजह एक इसलिए ये भी है कि यहाँ का इंसान ही अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, वो खुद भी अपनी लाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो जब आप खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई और आपको इम्पोर्टेंस कैसे देगा? मतलब कि ओके, आई वांना रीफ्रेम एंड आस्क यू अगेन, इफ मैं सही समझ रहा हूँ तो, कि यहाँ पर एक इंसान की लाइफ की कॉस्ट बहुत कम है, एक इंसान की ज़िंदगी की कीमत बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हम इंसान खुद ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते खुद को। देखो, कीमत ना, जो अभी आपने बोला, कीमत कौन डिटर्मिन कर रहा है? तो इंसान ऐसा तो है नहीं कि बाज़ार में बिक रहा है कि जी वहाँ पे मैंने ये MRP लगा दिया, अब आप इसको कॉन्टेस्ट करो। तो कीमत जो है ना, वो खुद ही इंसान डिटर्मिन कर रहा है। वो खुद ही अपनी कीमत बता रहा है कि मेरी इतनी कीमत है। तो आप देखोगे इलेक्शंस में लोग पैसे बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं पैसे? क्योंकि आप खुद बिकने को तैयार हो। अगर जिस दिन आपने बोल दिया कि मुझे नहीं बिकना, मैं ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे को 500 रुपये दे के, 1000 रुपये दे के, 2000 रुपये दे के आप वोट खरीद सकते हो, तो पैसे बंटने बंद हो जाएंगे। आपने खुद ही अपने आप को इस लेवल पे रख रखा है कि यार मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे अगर आप थोड़े से पैसे दे दोगे तो मैं आपके पैसे लेके जाके वोट कर सकता हूँ। वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही करते रहोगे, लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करते रहेंगे। वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पर उसके बाद फिर डर होता है ना कि अगर आप, अगेन द सेम क्वेश्चन, कि बड़े इंसान का पैसे भी रिजेक्ट कर दो, कुछ कर दो, फिर आपको लाइफ का थ्रेट है, आपको डर है। इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं इलेक्शन टाइम्स पे कि वेस्ट बंगाल में क्राइम्स हो रहे हैं, या मतलब उसके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे अभी रिसेंटली कि इलेक्शन के टाइम पे कहीं हर जगह दंगे हो रहे हैं, किसी को भी मार देते हैं, किसी के यहाँ भी आग जला देते हैं। तो डू यू थिंक दैट अगर कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिशियन है, वो मुझे पैसे दे रहा है और मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं 2000 में नहीं बिकूंगा, मैं अपना वोट खुद करूंगा, देन मेरी लाइफ को भी तो खतरा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप क्या वोट करके आ रहे हो किसी को नहीं पता ना। आप किसी को भी वोट देके आ सकते हो। जहाँ पे आप वोटिंग कर रहे हो वो तो एरिया सिक्लूडेड है, और वहाँ वो वोट आपका कॉन्फिडेंशियल है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद ही आके बता देते हो किसी को कि मैं इसको वोट दे के आया हूँ, फिर खतरा है। बट ऐसे में तो फिर मैं किसी एक, मान लो एक पार्टी में उनसे 2000 रुपये लेके दूसरी पार्टी को वोट करके आ जाऊँ। हाँ, तो ऐसा तो बहुत से लोग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हर एक पार्टी से पैसे ले लेते हैं। हाँ, आपसे भी ले लिया, आपसे भी ले लिया, आपसे भी ले लिए, और सबसे कमिट कर दिया। तो ऐसे लोग भी हैं। बट तो अब कोई तरीका नहीं है चेक करने का? मैं बताता हूँ एक ना, ये बहुत क्लोज रिसोर्स है, मुझे बता रहा था। एक मेरा फ्रेंड है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा है, ठीक है, एंड समवेयर इन महाराष्ट्र। तो उसने मुझे बताया कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, अब मुझे पता नहीं कि वो आज भी करते हैं कि नहीं, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि उन्हीं के इलेक्शन पार्टी के कोई लोग खड़े रहते थे वहाँ पोलिंग बूथ पे, साथ में वो ऐसा हाथ पकड़ के से दबाते थे वही बटन। हाँ, पहले के टाइम पे होता था, बहुत होता था कि ये भी पैसे तो दिए, लेकिन तो भी चांस नहीं है कि तुम 2 नंबर दबाओगे, नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है गलती करने का, उठा के ऐसे ही दबा के जाओगे। पहले तो बूथ कैप्चरिंग होती थी इनफैक्ट। तो ये भी नहीं कि आपको आकर के करना है, आपका वोट मैं ही डाल दूंगा और आपको भगा दूंगा। तो पहले तो बहुत कुछ होता था, आपको वोट ही नहीं देने दिया जाता था। अब आपको क्या लगता है, अब किस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें जो अभी भी हमको, हम मुंबई में बैठे हुए हैं, हम लोग
बहुत सारे ऑडियंस है जो दूसरी दूसरी सिटीज़ में है, तो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है, जौनपुर में रियलिटी क्या है, उत्तर प्रदेश की रियलिटी क्या है? द मैक्स जो लोग वहाँ नहीं जाते हैं उन लोगों को दिखता है कि मिर्ज़ापुर में क्या हो रहा है, उन लोगों को दिखता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या हो रहा है, ऐसे छोटी सिटीज़ के बारे में पता चलता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा टूरिज्म तो प्रमोट होती नहीं है, इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता। बहुत लोगों को तो शायद नाम पहली बार सुना होगा लोगों ने कि ऐसा कोई शहर भी है हिंदुस्तान में। तो वहाँ पे रियलिटी क्या है? वहाँ क्या टाइप के क्राइम्स होते हैं और किस चीज़ पे अभी भी हम मे बी, क्योंकि मुंबई वुड बी डिफरेंट, दिल्ली वुड बी डिफरेंट, जौनपुर वुड बी डिफरेंट, इंदौर इज़ डिफरेंट, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इन जनरल सोसाइटी में जो मैंने परसीव किया है इतने सालों में, ये जो हीनियस क्राइम्स हैं, रेप, मर्डर, डकैती, ये कम हुए हैं। रीज़न ये है कि सोसाइटी में ना थोड़ी कॉन्शियसनेस बढ़ी है ह्यूमन लाइफ को लेकर के। थोड़ी सोसाइटी बेटर हुई है इन टर्म्स ऑफ जैसे जैसे सिविलाइजेशन हमारी प्रोग्रेस करती है। अब कई लोग इस चीज़ को कॉन्टेस्ट करेंगे ये बोल करके कि नहीं जी अभी तो क्राइम जब रिपोर्ट हो रहे हैं इतने ज़्यादा हो रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत ढेर सारे, एक तो पहले तो रिपोर्टिंग बहुत कम होती थी क्राइम्स की, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ ओपननेस, सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। पुलिस भी पहले बहुत ढेर सारे क्राइम्स का कॉग्निजेंस ही नहीं लेती थी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं क्राइम हुआ हो और आप उसका कॉग्निजेंस ना लो, आप FIR ना दर्ज करो। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखोगे तो हो सकता है आपको नंबर्स में मिसमैच लगे, बट अगर आप पैसे देखोगे तो हीनियस क्राइम्स कम हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स काफ़ी बढ़े हैं, वो इस वजह से भी बढ़े हैं क्योंकि फाइनेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी हो गया है, टेक्नोलॉजी का, हाँ पैसा बढ़ा है, टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हो गया है। लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तेज़ हो रहे हैं, उनको पता है कि ये दिस इज़ अ टोटली ब्लैक एरिया, वहाँ पे तो आप किसी को चाकू मार करके पैसा छीन लो, वो अलाउड नहीं है। चूँकि सर्वेलेंस भी बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन रॉबस्ट हुआ है, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस तरीके की चीज़ें नहीं होने देते हम। बट ये जो स्पेस है फाइनेंशियल क्राइम वाला, वो अभी अगर आप इफ आई मे यूज द वर्ड वीक या नॉट दैट रॉबस्ट, अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो और गवर्नमेंट भी सीख रही है, चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, इतनी तेज़ी से नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, तो उसको समझने में टाइम लगता है। एंड दिस इज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, इंडिया दिस इज अ वर्ल्ड प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। US चाइना में भी फाइनेंशियल फ्रॉड उतनी ही तेजी से हो रहे हैं जितने इंडिया में हो रहे हैं। ऐसा इट्स नॉट कि हम कहीं पीछे हैं। या इनफैक्ट अगर आप देखो तो यूरोप में, स्पेशली UK में फिजिकल क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। अभी इधर बहुत ज़्यादा आप देख रहे होगे, मगिंग हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। क्यों? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अभी पीछे जब से EU से उन्होंने ये किया है, अलग हुए हैं यूरोपियन यूनियन से, UK, तो वहाँ पे जॉबलेसनेस बहुत बढ़ गई है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो पैसे छीन रहे हैं टूरिस्ट से, तो भी बहुत मुश्किल है वहाँ पे। आप रोलेक्स की घड़ी पहन करके आप लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लंदन में, सेंट्रल लंदन में इतना अभी बहुत ढेर सारे वीडियोस भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो उनका लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कम से कम ऐसी चीज़ें यहाँ तो नहीं हो रही। इंडिया में तो नहीं पॉसिबल है, इंडिया में इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते, किसी भी मेट्रोज में सवाल ही नहीं कि ऐसा हो जाए, बट वहाँ पे हो रहा है। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि इंडिया सबसे बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर में, अगर आप देखो तो। क्या बात कर, हाँ, इतनी बड़ी, आप देखो किसी भी चीज़ को आप रिलेटिवली देखोगे ना, उनकी पॉपुलेशन देखो, हमारी पॉपुलेशन देखो, उनके लोगों का सिविलाइजेशन का लेवल देखो, हमारे लोगों के सिविलाइजेशन का लेवल देखो, हमारी एजुकेशन देखो, हमारे पर कैपिटा इनकम देखो, उसके बावजूद हम इस तरीके का काम नहीं कर रहे। भाई हम लोग बहुत सेक्शन ऑफ जनता बहुत कम पैसों में जी रही है, गुजारा कर रही है, बट उसके बावजूद हम इस तरह का काम नहीं कर रहे कि हम अमीरों से छीन ले रहे हैं पैसे जाके। जो नक्सलाइट्स करते थे, जो बाकी ग्रुप्स करते थे, तो उनके ऊपर तो कितना ज़्यादा हम लोगों ने दबाव बनाया, कितना नक्सलिज्म ख़त्म किया है। तो कितना इस तरीके ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता। ऑर्गेनाइज क्राइम तो बहुत, ऑर्गेनाइज क्राइम इस सेगमेंट में नहीं होता, फिजिकल क्राइम वाले सेगमेंट में। ऑर्गेनाइज क्राइम फाइनेंशियल क्राइम्स के उसमें तो हो रहा है,
उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बट ये फिजिकल जो ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं, गन चला दी, बहुत सारे कॉमेडियंस इस पे जोक भी मारते हैं, बहुत मूवीज़ में बार बार आ रहा है, उस पर बहुत कंट्रोल हुआ है, बहुत तो कंट्रोल अब हुआ है। गन वायलेंस वगैरह अब इंडिया में कम प्रॉब्लम है, मार बहुत देना कम, किसी पहले को, तो- फिजिकली थ्रेट कर देना। इनफैक्ट ये बहुत था कि ग्रुपिज्म होके कि वहाँ का, जैसा यूपी में, आई रिमेम्बर मेरी टीम में था यूपी, वहाँ पे बाहुबली एज अ टर्म बहुत चलता है कि ये इस शहर का बाहुबली है और वही आके सब कंट्रोल करेगा, उसको सब हफ्ता देते हैं, ये सब। डू यू थिंक ये अभी भी होता है? अब बहुत कम हो गया है। मैंने तो अपने सामने, हम लोग छोटे छोटे थे कॉलोनी में, खेल रहे थे, और मैंने अपने सामने लाइव मर्डर देखा है कि 2 लोग आए स्कूटर पे, और हम लोग की दोस्त ही थी, उसको बोला कि अपना बेटा अपने पापा को बुला के लाओ। वो अंदर गई पापा को बुलाने के लिए, पापा बाहर आए, बाहर आकर के उन लोगों ने 10-20 सेकंड उनसे बात करी, इतनी देर में उन्होंने बम निकाला और बम खींच करके मार दिया। हम लोग वहीं उसी कॉलोनी में खेल रहे हैं, हमारे सामने थोड़ा 100 मीटर्स की दूरी पे, और जैसे बम निकाला वो उसके पापा भागने के लिए पीछे को भागे, तो उन्होंने खींच के मारा, तो एक बम यहाँ लगा गले पे, पीछे गर्दन पे, और फिर उसके बाद दूसरा बम खींच के जब वो गिर गए तो फिर उनके ऊपर मारा, और उसके बाद फिर उनको लगा कि पता नहीं मरे हैं कि नहीं मरे, तो 2 गोली और मारी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, ये सब हुआ, और उनकी बॉडी को उठा करके लेके चली गई। और फिर ये दोपहर की बात है, शाम को हम सब लोग फिर से खेलने लगे। ये इतना नॉर्मल था? इतना नॉर्मल था। अब नहीं होता? अब नहीं होता। एक बार मैं खेल रहा था तो 5-6 गाड़ियों का कॉन्वॉय आया, तो बोलते हैं कि एक अंकल थे हमारे जानने वाले, तो हम कहे कि अंकल आप कैसे? बोले पापा हैं। हमने कहा कि नहीं, पापा तो नहीं है। तो बोले अच्छा, उनसे बात नहीं हो पा रही है? तो मैंने कहा, वो ऐसे करके हाथ पकड़ के बैठे हुए, तो मैंने कहा अंकल क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, थोड़ी गोली लग गई है। तो मैं पहली बार देखा कि किसी इंसान को गोली लगी हुई है और ऐसे करके बैठा हुआ है, और पूरे हाथ से उनके ब्लड बह रहा था, उन्होंने ऐसे टाल सी लपेट रखी थी। तो बोले कि हमें कोई पुलिस वाला, वो कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा है, तो उनसे हमें रिकमेंडेशन चाहिए कि हमें एडमिट कर ले, नहीं तो कोई इलाज नहीं कर रहा। क्यों इलाज नहीं कर रहे हैं? तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपको गोली लगी हुई है, कुछ भी है, तो पुलिस केस है, तो हॉस्पिटल इलाज नहीं करेगा, पहले आप पुलिस से अप्रूवल लेकर के आइए। अब ऐसा नहीं है। अब ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है कि यार आपको गोली लगी है, आपको पुलिस से कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, सबसे पहले आपका इलाज होगा, फिर देखेंगे जो। हाँ, फिर देखेंगे जो होगा। बट पहले ऐसा होता था कि नहीं जी, आप पहले पुलिस से अप्रूवल लीजिए। पर अभी आपको लगता है कि जो इलेक्शन जीतते हैं, जो उधर MLAs होते हैं या MPs होते हैं, वो अभी भी ऐसा खौफ फैला के रखते हैं या? कुछ एरियाज में, बट अब ज़्यादा ऐसा नहीं है। सो ये हर पॉलिटिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जाके अपनी ऑडियंस को बताए कि आज हम पॉइंट A पे खड़े हुए हैं और कल तुम A+10 पे पहुंचोगे और मैं इस पे काम करूंगा और ये मेरा एक्शन प्लान है, इस पे बात करोगे। बट बहुत लोगों को ये समझ में भी नहीं आता। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये अभी भी मनगढ़ंत कहानियाँ लगेगी, बातें लगेगी, क्योंकि बहुत लोग आके बोल के चले गए। तो इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? आई एम श्योर कि सिर्फ एक ये फैक्टर की वजह से कोई पॉलिटिक्स में जीतता नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक, इसके अलावा क्या और फैक्टर्स है जिसकी वजह से लोग जीतते हैं? सी, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखो कि इंडिया ना जहाँ से जहाँ तक आज पहुँचा है, पहले जब इंडिपेंडेंस लीडर्स ने बात करनी शुरू की कि उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, तो लोगों की समझ नहीं आई, यार ये क्या बात कर रहे हो आप, इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बनानी, हम तो बढ़िया खुश हैं, मस्त हैं। तो जो ऐसी बातें करता था ना, लोग उसकी चुगली कर देते थे। वो ब्रिटिशर्स को जाके बताते थे, ये देखो जी आज ये ऐसी बातें करके गया है, इंडिपेंडेंट, हाँ कह रहा है इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। बताओ कितनी गलत बात कह रहा है। तो वो उनको समझ ही नहीं आता था, ये कैसी बातें कर दी आपने, इंडिपेंडेंट कंट्री क्यों बनाओगे भाई, क्या मिलेगा हमें। इस आइडिया को समझाने में लोगों को सालों लग गए। आप सोचो 1930 में तो पहली बार हम ये सोच पाए कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, तब पहली बार पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने, वरना उसके पहले वो बात ही नहीं करते थे। तो इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स को ये चीज़ सोचने में और इस चीज़ को फॉर्मली लोगों को बताने में इतना समय लग गया कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं जी। तो उसी तरह से आप सोचो कि तो
इस चीज़ को समझने में इंडिया को भी और टाइम लगेगा कि हम कैसी लाइफ चाहते हैं। जब आप सब्जुगेटेड हो और आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि आप सब्जुगेशन में जी रहे हो, और कोई आपको रियलाइज़ करा रहा है, तो आप उसको अपना दुश्मन मान ले रहे हो। तो ये चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की प्रजा विकास के लिए तैयार न हो, उस देश का राजा अगर विकास करता है तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु उसकी प्रजा बन जाती है। तो प्रजा को लगता है यार ये तो हमारा दुश्मन है, ये विकास की बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, ये प्रोग्रेस की बातें कर रहा है। सबसे बड़ी दुश्मन उसकी वो बन जाती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आज की डेट में है फार्मर्स बिल, जो इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। टेल मी मोर। आपने देखा होगा ना, पीछे इतना एजिटेशन हुआ अगेंस्ट द फार्म बिल कि यार हम तो बड़े बड़े जो खेत हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच देंगे और किसान के पास पैसा नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट का बहुत क्लियर इंटेंशन था कि उन्होंने कहा कि हम किसान की जो इनकम है उसको दुगना करना चाहते हैं। जितना भी वो आज X रुपीज़ कमाता है हम उसको 2X करना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरत है फिनेंस की और टेक्नोलॉजी की। इन दो चीज़ों को फार्मिंग में हमें लेके आना है। तो फिनेंस और टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब फार्मिंग एज अ सेक्टर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो हम उसमें क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हों जो कि बाइंडिंग हो, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स हों। वरना अभी क्या होता है कि अगर मान लो मैं किसान हूँ, मेरे से किसी कॉर्पोरेट ने आकर के कोई लेस ने बोला चलो आलू बनाएंगे साथ। लेस ने बोला चलो जी आलू बनाएंगे, आपकी ज़मीन पे हम फार्मिंग करेंगे, हम आपको इतना पैसा देते हैं और जब आपका आलू पैदा होगा तो हम आपसे 100 रुपये या X रुपीज़ में हम खरीद लेंगे। ठीक है। तो हमने कहा जी ठीक है। अब जिस दिन आलू पैदा हुआ उस दिन क्या हुआ कि हमने मार्केट में देखा कि भाई ये तो 2X में बिक रहा है और लेस ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है X रुपीज़ का। तो मैं एज अ फार्मर क्या करूँगा, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लोग कहेंगे कि देखो भाई आपको भी लेस को प्रेशराइज करना चाहिए कि 2X दे आपको 200, नहीं तो जी मैं अपना बाहर बेच दूंगा। तो लेस कहता है यार जब हमने कल आपसे बात करी थी तो उस टाइम पे तो X से भी नीचे चल रहा था दाम, मैंने आपको X प्रॉमिस कर दिया, आप अग्री कर गए, मैंने अपना पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब मैंने जो अपने फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स जो लोगों के साथ में किए हैं, फ्यूचर अग्रीमेंट्स जो किए हैं, वो मैंने इसके हिसाब से किए हैं कि X रुपीज़ में मैं आपसे प्रोक्योर करूँगा। अगर आप मेरे को X पे नहीं देते हो रॉ मटेरियल तो मेरा सारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा। मेरे को आपसे X रुपीज़ पे ही चाहिए। तो इस पे क्या होगा, कई छोटे छोटे नेता आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी ऐसा कैसे होगा, हम लेस को आज के बाद चलने नहीं देंगे, फार्मर को आप 2X रुपीज़ दो। तो अब या तो उससे 2X रुपीज़ ले लेंगे, फार्मर को दिला देंगे, या फिर X प्लस समथिंग पे सेटल कर लेंगे, थोड़ा कमीशन अपने रख लेंगे, थोड़ा फार्मर को दिला देंगे। ऐसा एक्सपीरियंस एक बार अगर हो जाएगा उसके बाद लेस दोबारा कभी नहीं आएगा। ट्रू। वो कहेगा जी मेरे को नहीं करना इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, अब जब तो दूसरी जगह कर लूँगा या खुद का लगा लूँगा, तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। तो अब क्या करेगा, लेस जब आया तो पैसा लेके आया, टेक्नोलॉजी लेकर के आया। उसने सोचा कि मैं पैसा इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। लेस में दुनिया के अच्छे अच्छे ब्रेन्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं, वो आकर के दिमाग लगा रहे हैं एक फार्मर की ज़मीन पर, जो कि फार्मर को एक्सेस नहीं है खुद से लगाने का। ट्रू। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे ताकि लोग आएँ, अपना फाइनेंस टेक्नोलॉजी दिमाग लेकर के आएँ और एक कंसिस्टेंट इनकम बने। बट कुछ लोगों ने ऐसा फीड कर दिया कि नहीं गवर्नमेंट तो आपके अगेंस्ट है, गवर्नमेंट आपसे ज़मीन ले लेगी, आपका ज़मीन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हड़प लेंगे। तो लोगों को समझ नहीं आया, लोगों ने उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन नहीं समझ आया। जब नहीं समझ आया तो फाइनली इवेंचुअली उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, ये हमने प्रपोजल दिया था, हम वापस ले लेते हैं, ख़त्म। तो जब जनता विकास के लिए तैयार नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है, और आप उसको तब भी पुश कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। यार ये हर बात देखो परेशान करने आ जाता है। वन स्ट्रेट क्वेश्चन, येस और नो जवाब देना, कि अगर आप बहुत क्लोज फ्रेंड हो किसी पॉलिटिशियन के या एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, डू यू थिंक कि आपके पास पैसे कमाने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके साथ मिलके? यस,
100%। इस वजह से नहीं कि वो आपको अनड्यू फेवर दे देगा, बट इस वजह से कि आपको सिस्टम की प्रोसेसेस की ज़्यादा नॉलेज होगी और आपके से इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचेगी। हाँ, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर होगी, बट आप कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, इट विल डिपेंड ऑन योर ओन टैलेंट एंड कैलिबर, कि आप उस इन्फॉर्मेशन को असिमुलेट करके क्या निकाल करके ला सकते हो। उस इन्फॉर्मेशन से क्या ला सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यार ये 4 हाईवेज प्लान हो रहे हैं, तो 4 हाईवेज प्लान हो रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आपके जैसे ही और भी लोगों के पास अवेलेबल है। हाँ, 100 लोगों के पास होगी, इफ नॉट लाखों के, हाँ, तो 100 लोगों के पास होगी अवेलेबल। उन 100 में से कितने लोगों के पास ये कैलिबर है कि वो कहे कि चलो जी यहाँ पे हम कुछ प्लान कर सकते हैं, तो हम लैंड पहले ले लेते हैं, जब हाईवे बन जाएगा तो लैंड महंगी हो जाएगी। तो अब मेरे पास कितना बड़ा नेटवर्क है लोगों का जो कि मेरे पास आके मेरे भरोसे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें से मैं कुछ शेयर रख सकता हूँ। अब अगर मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास है तो मैं कर सकूंगा। तो वो इवेंचुअली सब कुछ डिपेंड करता है आपका खुद का कैलिबर क्या है। तो अगर आप इफ यू आर क्लोज विद पीपल, अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट क्या 100% उस अपॉर्चुनिटी को आप कन्वर्ट कर पाओगे, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल, उसमें कोई और हेल्प नहीं करेगा। ओके, एंड वन क्वेश्चन, आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि पहली बार इंडिया को रुपीस में पेमेंट मिला ऑयल का, यूएई की गवर्नमेंट से जो हमने कुछ ट्रेड किया, तो इसमें इंडिया ने रुपीस से ट्रेड किया। इंडिया ने अब बोल दिया था रिसेंटली कि हम डॉलर एज अ स्टैंडर्ड पेमेंट नहीं मानेंगे, right? बिल्कुल। तो अब इंडिया एक वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है कि अगर इंडिया अपना करेंसी का जो ट्रेड मोड ऑफ ट्रेड है वो डॉलर्स की जगह रुपीस करना स्टार्ट करेगी, इज इट अ गुड थिंग फॉर अस और अ बैड थिंग फॉर अस? इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। और सी, डॉलर्स में ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि डॉलर्स इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी, स्टैंडर्ड, एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट स्टेबल करेंसी। ये माना जाता है कि भाई ये इसकी स्टेबिलिटी इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगी, तो हम बाकी करेंसीज को उससे पेग करते हैं कि यार हम बाकी करेंसीज को उसके हिसाब से, उसका रेट ऊपर नीचे होता है, उसके हिसाब से बाकी करेंसीज को हम देखते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हम वैसे भी बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, हमारी अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो देयर इज नो रीज़न कि व्हाई वी शुड ट्रेड इन आवर ओन करेंसी। एक तो हम लोगों को ये बता सकेंगे, व्हाई वी शुड नॉट ट्रेड इन आवर ओन करेंसी। एक तो हम लोगों को बता सकेंगे कि भाई देखो हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, स्ट्रांग इकोनॉमी है, और कोई कारण नहीं है कि हम क्यों डॉलर में जाएं। अगर हम आपको मुझ पे फेथ है तो आप मेरी करेंसी में, चूंकि फेथ नहीं रहता लोगों को, गवर्नमेंट्स को, और एक ईज नहीं होती, उसकी वजह से वो डॉलर्स में करते हैं, और वो चूंकि वो वाइडली एक्सेप्टेड है, तो आपके पास डॉलर्स पड़े हैं, आप कहीं पे भी जाके एक्सचेंज कर सकते हो। आपके पास किसी और कंट्री की करेंसी पड़ी तो आप नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ईजी हो जाएगा ट्रेड। बट ये वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ना? डू यू थिंक दैट वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आने वाला है? वर्ल्ड ऑर्डर में तो 100% आएगा। आप देखो, मतलब अब सबसे पावरफुल एक टाइम बाद जो अभी पावरफुल कंट्री कंसीडर करी जाती है यूएस, चाइना, अब धीरे धीरे वो चेंज होगा। डू यू थिंक चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर? चेंज ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आप देखो ग्लोबली भी आप देखो तो इंडियन ओरिजिन के लोग लीडरशिप लेवल पे पहुंच रहे हैं कंट्रीज के। ये अपने आप में इंडिया की ब्रांड बिल्डिंग है एक तो। दूसरा, चूंकि हम अगले 25 सालों में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे ही कंट्री की होने वाली है, और कोई आसपास भी नहीं है। तो दूसरी जो कंट्री है वो चाइना है। चाइना एज अ कंट्री इज़ नॉट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। तो जहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे ना लोग आपको खुली बाहों से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना उसमें कुछ गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इंसान की वैल्यू सिस्टम। तो अगर आपके वैल्यू सिस्टम में गड़बड़ है, आप क्या करते हो, बहुत ओपेक कंट्री है चाइना इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट जैसे हम इतने ट्रांसपेरेंट है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें अभी तक नहीं पता। कोविड में कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, क्या हुआ, कोविड कहाँ से आया, कुछ नहीं पता चल पाया हमें। हम सब लोग बाहर बैठ के स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं। मीडिया फ्री नहीं है। हमारी मीडिया तो कुछ भी, किसी के लिए भी कुछ भी छाप दे।
और मीडिया नहीं छापे तो सोशल मीडिया छाप दे, या कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वहाँ सब कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट एक वहाँ- मूवी थी चाइनीज हसल, जिस मूवी में क्या दिखाया कि कुछ चाइनीज कंपनीज ने अपना यूएस ऑफिस खोला और यूएस पे स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर गए, और बहुत सारे बड़े बड़े यूएस के बैंक्स ने उनमें बहुत पैसा लगाया और उसकी स्टॉक बढ़ाते गए। एंड वहाँ पे फिर वो चेकिंग के लिए जब यूएस अथॉरिटीज़ जाती थी चाइना के छोटे ऑफिसेज में, तो चाइना मना कर देता था कि हम दूसरी कंट्री को अलाउ नहीं करते हमारे इधर चेकिंग करना। तो रियलिटी में जो कंपनी एक इतने से स्टूडियो के बराबर होगी, उसका स्टॉक मार्केट में वैल्यू दिखाते थे कि ये हज़ारों करोड़ों की कंपनी है, और उसके ऊपर बहुत लोगों ने पैसे कमाए। सो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं उधर, जो आज भी हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि वो क्लोज करके रखता है। सो दैट्स व्हाई ट्रस्ट है हमारा। आप देखो, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पॉपुलर टेक्स्ट है रामायण, उसमें जो रावण था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इतना बड़ा शिव का भक्त था। ऐसा कहा जाता है उससे बड़ा भक्त नहीं पैदा हुआ, उससे ज़्यादा बलशाली कोई पैदा नहीं हुआ, इतना पावरफुल था। अमीर इतना कि जो धन के राजा होते हैं कुबेर, वो उसके यहाँ पानी भरते थे। और जो काल था, जो ये डिसाइड करता है कौन कब पैदा हुआ कौन कब मरेगा, उसको वो अपने पैर के नीचे रखता था। सिंहासन पे जब बैठता था तो पैर उसके ऊपर रखता था, काल के ऊपर। तो वो डिसाइड करता था कि उसके राज्य में कौन कब पैदा हुआ कौन कब मरेगा। तो इतना पावरफुल आदमी एक ऐसे आदमी से हार जाता है जो कि गांव वन में रह रहा है, जिसके पास राजपाट नहीं है, जो बंदरों की सेना लेकर के आ रहा है। तो ऐसा रामचंद्र जी के अंदर ऐसा क्या है जो रावण के अंदर नहीं है? और उसका आंसर है चरित्र। रामचंद्र जी जैसा चरित्र नहीं है, इसीलिए रामचरितमानस कि ऐसा चरित्र नहीं है। तो हमने हमेशा से चरित्र को इंपॉर्टेंस दी है। ट्रू। यही पार्ट हम वर्ल्ड को भी पढ़ा रहे हैं कि आप अपना चरित्र डेवलप करो। आप मेरे से मेरा पैसा ले सकते हो, आप मेरे से मेरी अचीवमेंट्स ले सकते हो, आप मेरे से मेरा ओहदा छीन सकते हो, आप मेरे से मेरा नाम छीन सकते हो, सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरा चरित्र कैसे छीनोगे? चरित्र तो कभी कोई नहीं छीन सकता किसी से। ट्रू। तो आप ऐसी चीज डेवलप करो जो आप रहो या ना रहो तो भी वो रहे। तो आज रामचंद्र जी तो नहीं है, लेकिन रामचरितमानस तो है ना। उनका चरित्र, हम आज भी उनको आइडियल मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भी चरित्र ऐसा हो। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, वो हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसे बने। True. और इंडिया में जैसे मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग सोचते हैं कि धर्म और रिलीजन एक है, जबकि धर्म और रिलीजन दो एकदम अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हिंदुइज्म बना, जो जिसको हम हिंदुइज्म मानते हैं, जिसको समझते हैं, हमने धर्म की बात की। तो धर्म का क्या मतलब है? आपके जीवन का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। आप अगर एक पिता हो, आपका धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना। इट डजंट मैटर कि आपका फेथ क्या है, कि आप अल्लाह में बिलीव करते हो, आप सिखिज्म में बिलीव करते हो, आप किस में बिलीव करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तब भी तो आपका धर्म यही होगा ना, कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करो। आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म तो यही होगा ना। हमने धर्म की बात करी। अब जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसको रिलीजन समझ लिया, कैसे ये अलग रिलीजन है। तो जब आप देखोगे आरएसएस बात करती है, वो कहती है यार हम हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे हिसाब से जो भी इंडिया में रह रहा है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है, जो भी भारतवर्ष में रह रहा है, वो हिंदू है। तो जब वो कहते हैं वो हिंदू, उनका ये मतलब नहीं कि उसका रिलीजन हिंदू है, क्योंकि रिलीजन की तो हम कभी बात ही नहीं करते। हम हमेशा धर्म की बात की हमने। रिलीजन तो किसी और ने हमको बता दिया कि आपका रिलीजन ये है जी। अच्छा जी, रिलीजन ये है मेरा, लोगों ने बता दिया आकर के। हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते थे। हमें ये टर्म भी नहीं पता था रिलीजन क्या होता है। और आज उसी पे लड़ाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, हम आपका रिलीजन ये है या हमारा रिलीजन ये है। बट अब जो आपने बात करी कि 4 ही रिलीजन है हमारे, तो उस चीज़ पे आई थिंक
ज़्यादा लोग अब सोचना स्टार्ट करेंगे और बात करना स्टार्ट करेंगे, वेरी नेशनल कॉन्वर्सेशन होगी, एंड दैट्स हाउ वील प्रोग्रेस. बिल्कुल. चार कास्ट नॉट रिलीजन, चार कास्ट. रिलीजन की हम बात ही नहीं करते, हम तो सेक्युलर हैं. तो सर रिसेंटली आपने ईद पे टोपी पहनी थी, एंड वो काफ़ी सोशल मीडिया पे उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई, बहुत लोगों ने कमेंट्स करे. तो क्यों था ऐसा, क्यों किया, क्या रीज़न था उसके पीछे? नहीं, मैं तो सारे रिलीजन को मनाता हूँ और सारे फेस्टिवल्स को मनाता हूँ. तो ईद पे मैंने जो मैसेज देने की कोशिश करी वो शायद मुझे लगता है किसी ने पढ़ा ही नहीं, और सबको सिर्फ ये दिखाई दी कि मैंने ईद पे टोपी पहनी हुई है. और मुझे नहीं समझ आया उसमें कंट्रोवर्शियल क्या था इतना, क्योंकि ईद पे सभी लोग टोपी पहनते हैं. मैं हिंदू होकर के मैंने टोपी पहनी तो क्या हो गया? मैं क्रिसमस भी मनाता हूँ, मैं ईद भी मनाता हूँ, मैं सब कुछ मनाता हूँ. ऐसे ही बहुत ढेर सारे मुस्लिम्स होंगे जो दिवाली मनाते होंगे, होली मनाते होंगे, गणपति मनाते हैं. तो मैंने ये कहा था कि बकरीद का टाइम था, तो मैंने उसमें ये कहा कि बकरीद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपनी अर्निंग का एक हिस्सा गरीबों में बांट दो ज़कात के तौर पे, कि वो आप चैरिटी कर रहे हो, और ये मैसेज आपको पूरी सोसाइटी को देना है, सबको देना है. ये बहुत एक ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है. उसको क्या है कि उस मौके पे लोग बकरी की कुर्बानी देते हैं, उसकी मीट की कुर्बानी देते हैं. तो मैंने कहा चूंकि अब ये बहुत पुरानी प्रथा थी, अब वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस त्योहार को, इसी फेस्टिवल को, जैसे हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं या ईद उल फितर मनाते हैं, वो बहुत सेक्युलर फेस्टिवल है. सब लोग, हर एक धर्म के लोग आकर के मना लेते हैं. हम भी जाके लोगों को ईद मुबारक कह सकते हैं, हम भी सेवई खाते हैं, सब कुछ खाते हैं. बट जब बकरीद की बात होती है तो हम उसको नहीं मना सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी बकरी की. तो कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा इस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार किसी की हत्या करना, किसी को मारना, काट करके उसकी कुर्बानी देना, वो शायद इससे अनकंफर्टेबल फील करे. तो ऐसा क्यों ना करें कि इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करके हम करें. जैसे आप देख रहे हो, हम पहले पटाखे बजाते थे दीपावली पे, अब पटाखे बजाने बंद कर दिए क्योंकि एनवायरनमेंट का उससे हानि हो रही है. तो उस तरीके से हम ऐसा क्यों ना करें कि बकरीद पे मीट की कुर्बानी देने की बजाय पैसे की कुर्बानी दें. तो बकर ईद की जगह रकम ईद मनाएं. उससे क्या होगा, ये यूनिवर्सल फेस्टिवल हो जाएगा. और अगर इंडिया में ये शुरू होता है, भारत ये शुरू करता है, तो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे सकेगा कि यार आप लोग भी रकम ईद मनाओ. तो फिर हिंदू भी मना सकेंगे. क्या करना, अच्छा हमने अर्निंग इतनी करी, चलो ये हम आज अपने हिस्से की अर्निंग अपने लोगों में, गरीबों में बांटते हैं अपनी खुशी से. तो मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. रकम ईद मैं भी मना सकता हूँ. जैसे क्रिसमस सब लोग मनाते हैं. हम किसी भी फेथ के हों, हम लोग घर में गिफ्ट रखते हैं बच्चों के लिए. आज सांता क्लॉज आएगा और कल सुबह आप उठोगे तो आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो. तो गिफ्ट आप अपने बच्चों को दे रहे हो. तो ऐसा क्यों ना करें कि हम ये कल्चर अपने बच्चों को दें कि बच्चों, आपको भी अपने अर्निंग का एक हिस्सा कुर्बान करना है. पर ये मैसेज लॉस्ट हो गया और लोगों को सिर्फ टोपी दिखाई दी. So this was very thoughtful and deep in terms of starting a movement. Yeah. कि हम कैसे सोसाइटी को गुड कर सकते हैं और उसको सेलिब्रेशन बना सकते हैं. Not just one controversy, starting of a controversy जो बन गई. But sir, thank you so much. आज भी हमने बहुत सारी बातें करी and thank you so much, आपने टाइम दिया. नहीं, thank और you. बहुत मज़ा आया. इसमें से भी बहुत सारा कंटेंट निकलेगा. And if ये वाला कंटेंट हम वापस जस्टिफाई करते हैं तो प्लीज़ गिव अस अपॉर्चुनिटी टू होस्ट यू अगेन. 100%. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि अगला कौन सा गेस्ट है जो आप देखना चाहते हो इस पॉडकास्ट पे, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि हम उनसे पूछें, ताकि हम आपके लिए इस पूरे एपिसोड का एक्सपीरियंस और बेहतर बना सकें. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में इससे पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इज़ इनफ टू गिव यू आइडियाज़ एंड वन आइडिया इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. Until next time, keep figuring out.